ओके, तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम लोग अपने डिस्कशन को कंटिन्यू कर रहे थे। और किसी गिवन प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए जो जो भी पॉसिबल पैरामीटर्स हो सकते हैं, उन सभी पैरामीटर्स के डेरिवेशंस को कवर करने के बाद हमने पिछले कपल ऑफ लेक्चर्स से इलस्ट्रेशंस पर डिस्कशन किया है। आज भी हम अपना ये सीक्वेंस या ये सीरीज ऑफ लेक्चर जो है उसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे, बट we will be working on with a little different variety of the problem, a different variety of the projectile motion. मैं इसे अक्सर कहता हूं प्रोजेक्टाइल फ्रॉम सर्टन हाइट। मतलब आमतौर पर जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, तो हम उसे लेवल्ड ग्राउंड पर थ्रो करते हैं। तो एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन हमें मिल जाता है, थीटा एंगल हम निकालते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स पता कर लेते हैं। फिर वो सीरीज ऑफ कैलकुलेशन हमारा कंटिन्यू हो जाता है कि हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें, रेंज निकालें, मैक्सिमम हाइट पता करें, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। बट हियर इन दिस लेक्चर जो प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं या जो इलस्ट्रेशंस हम डिस्कस करने वाले हैं, उसमें हम प्रोजेक्टाइल को किसी हाइट से प्रोजेक्ट करेंगे। द ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड जो है वो पहले से किसी हाइट पर है। लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन। फॉर एग्जांपल किसी टावर पर, ये टावर है ऐसे, जिसकी हाइट मैं फिलहाल डिस्क्राइब कर देता हूं 60 मीटर। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ 60 मीटर। किसी टावर पर हमने ऑलरेडी एक ऑब्जेक्ट टू बी प्रोजेक्टेड यहां पे रखा है। अब हम इसे इसी टावर से थ्रो करेंगे, यहीं से। ओके, सच दैट कि इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी मैं कुछ ऐसे बता देता हूं, लाइक दिस। लेट्स से कि इसकी प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो है ये 50 मीटर पर सेकेंड है, एंड with reference to horizontal, it is making an angle of 53 degree. Let's take an example. अब इस सिचुएशन में भी हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इस प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होगा, ट्रैजेक्टरी कैसी होगी, उसकी इक्वेशन हम अगर बनाना चाहते हैं तो कैसी बनेगी। नंबर 2, हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, किस तरीके के टाइम ऑफ फ्लाइट को फॉलो करते हुए ये प्रोजेक्टाइल जो है अपनी ट्रैजेक्टरी को पूरा करेगा। और नंबर 3 जो बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है इसमें, कि ये प्रोजेक्टाइल कितनी दूर जाके गिरेगा, मतलब इसका रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर इसका रेंज क्या होगा, ये प्रोजेक्शन पॉइंट से कितनी दूर जाके गिरता है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना बच्चों, सिचुएशन समझ आ रही है? यस सर। ओके। ना सबसे पहले तो अगर हम इसके ट्रैजेक्टरी या इसके पाथ के बारे में बात करें, तो हम फिलहाल थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं कि ये प्रोजेक्टाइल कुछ इस तरीके के पाथ को फॉलो करता हुआ आगे जाके गिर जाएगा, लाइक दिस। कुछ ऐसा पाथ ये ले सकता है। इट इज ऑल्सो नोटिसेबल कि ये जो पाथ बन रहा है ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आमतौर पर प्रोजेक्टाइल का बनता है, सिर्फ थोड़ा सा हाइट से हमने इसको प्रोजेक्ट किया था। सो जहां तक ट्रैजेक्टरी की बात है, हम ये कहेंगे कि ये पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी है। इसमें कोई सेकंड ओपिनियन हमको लेने की जरूरत नहीं है, इट विल बी जस्ट अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी, जैसे आमतौर पर किसी जनरल प्रोजेक्टाइल के लिए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। सो इट्स अ पैराबोलिक ट्रैजेक्टरी। Now the major part of discussion will be how to estimate the time of flight and how to estimate the range. अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। हमेशा याद रखिए, जो प्रोसीजर है उनके स्टेप्स को याद रखिए। हमेशा इसके हम कंपोनेंट्स बनाएंगे। जिस किसी तरीके से हमें वेलोसिटी बताई गई होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। जैसे फिलहाल अगर मैं इसके कंपोनेंट्स को सॉर्ट आउट करता हूं, तो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये वाला कंपोनेंट आ जाएगा 50 cos 53। cos 53 will become equal to 3/5, and after solution this will become 40 मीटर पर सेकेंड।
और ये जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है, दिस वन, this will become 50 sin 53. Sin 53 will take a value of 4/5, 4/5 और 50 का मल्टीप्लीकेशन अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये आंसर आ जाता है 40 मीटर पर सेकंड। अब इसमें मैं एक और बात आपको समझा दूं कि ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए थ्रू आउट द जर्नी कोई एक्सेलरेशन नहीं है। देयर इज नो एक्सेलरेशन एट ऑल फॉर दिस कंपोनेंट ओनली। तो ये प्रोजेक्टाइल जहां कहीं भी हो, इसकी ये वाली वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि एक्सेलरेशन आएगा तभी तो वेलोसिटी में किसी किस्म का चेंज हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चाहे वो बढ़े या घटे या डायरेक्शन चेंज हो या व्हाटएवर इट इज। तो इस कंपोनेंट में कभी भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। रीजन समझ में आया? यस सर। रीजन बड़ा ही साफ सुथरा है, मतलब बिल्कुल सीधा साधा है कि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दैट इज ऑलवेज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, और डाउनवर्ड एक्सेलरेशन जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर इफेक्ट नहीं करेगा। अब सवाल आता है कि ये वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होगा। तो बच्चों, जब ये प्रोजेक्टाइल ऐसे ऊपर ऊपर जाता रहेगा तो ये वर्टिकल कंपोनेंट घटता जाएगा, और जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पर होगा तब ये वर्टिकल कंपोनेंट पूरी तरीके से जीरो हो जाएगा, और जब ये प्रोजेक्टाइल नीचे आना शुरू होगा तो धीरे धीरे करके ये वर्टिकल कंपोनेंट दोबारा रीजनरेट होगा, और फाइनली यहाँ पर आने के बाद उतना ही बन जाएगा जितना ये पहले से था। तो ये कंपोनेंट लगातार अफेक्ट होता रहेगा ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब बच्चों, इसमें हर एक कंपोनेंट का अपना अपना काम है। जैसे अगर हम इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में बात करें, तो इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का लगातार ये काम रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल को हर मोमेंट पर आगे खींचता रहे। तो ये प्रोजेक्टाइल यहां से लेकर के यहां तक जो आगे गया है ना, फॉरवर्ड मोशन जो इसका हुआ है, रेंज जो इसने कवर की है, उसको कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो आंसर है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट का काम ये रहा है कि ये प्रोजेक्टाइल को अपनी ओरिजिनल पोजीशन से पहले हाइट पे ले जाए, वहां जाके वर्टिकल कंपोनेंट पूरी तरीके से खत्म हो जाए, फिर अंडर ग्रेविटी ये जब गिरने लग जाएगा तो फिर दोबारा ये वर्टिकल कंपोनेंट रीजनरेट हो जाएगा। तो ये सारा मामला यहां पर है। अब एक और सोचने वाली बात है, वर्टिकल कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन मैं करूंगा उसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का इन्वॉल्वमेंट है। मतलब वर्टिकल कंपोनेंट से रिलेटेड जिस किसी कैलकुलेशन के लिए हम आगे बढ़ेंगे उसमें हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि इट्स अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऑल्दो दैट एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट कांस्टेंट तो है। तो वर्टिकल कंपोनेंट जब भी जहां भी यूज होगा उसके लिए हमें काइनेमेटिकल इक्वेशन को जरूर अप्लाई करना पड़ेगा। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए हम कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, बिकॉज देयर इज नो एक्सेलरेशन प्रेजेंट इन द हॉरिजॉन्टल सिचुएशन, इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो ये बस डिस्टेंस, टाइम और स्पीड के रेफरेंस फॉर्मूले से इजीली सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अब जब कभी भी ऐसे प्रॉब्लम हमारे सामने आएंगे तो हम हमेशा इसे दो स्टेप्स में सॉल्व करेंगे। दो अलग अलग स्टेप्स में हम इसको सॉल्व करेंगे। पहली स्टेप हमारी होगी कैलकुलेशन ऑफ टाइम, याद रखिए। ठीक है, मैं इसके लिए कोई इक्वेशन आपको बना के नहीं दूंगा। न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा यहाँ पे कि आप इसको इन दो स्टेप्स में सॉल्व करें। किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, इन जनरल 99% प्रॉब्लम्स जो है ये दोनों स्टेप्स में सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टाइम। आप ये भी कह सकते हो कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सिर्फ टाइम बोलने की बजाय, या चलिए सिर्फ टाइम बोल देते हैं, बट बेसिकली वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि ये पूरा जब तक फ्लाई करता रहेगा तब तक का टाइम हमें निकालना है। इसके लिए मैं एक सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करने जा रहा हूं, एस ऑफ वाई इज इक्वल टू यू ऑफ वाई इंटू टी प्लस हाफ ए ऑफ वाई इंटू टी स्क्वायर। एस वाई जहां से प्रोजेक्टाइल को हमने थ्रो किया बच्चों, उस जगह को हम ओरिजिन मानेंगे, यानी कि उसका रेफरेंस कोऑर्डिनेट हम बना देंगे 0 0। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एस वाई कितना लिखना चाहिए मुझे? 60। रॉन्ग, -16, क्योंकि मैंने ओरिजिन वहां बनाया है जहां पर ये प्रोजेक्टाइल है, जहां से इसे थ्रो किया गया, और ये जो 60 है मैं इस जगह से नीचे की तरफ मेजर करूंगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं इसे मेजर करूंगा, तो मुझे इसे क्या लेना चाहिए?
-60। हाँ, जब भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो इस बात का ख्याल रखें कि हम इस हाइट को माइनस लेते हैं, क्योंकि हम ओरिजिन यहां मानते हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कितनी दी गई थी? 40 मीटर पर सेकंड। 40। वेरी गुड, शाबाश। टी जो है अपना टाइम ऑफ फ्लाइट है, -12 इंटू ये हो गया 10 इंटू ये टी का स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, कैपिटल टी का स्क्वायर, बिकॉज मैं इसे टाइम ऑफ फ्लाइट की तरह कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये हो गया यहाँ पे टी का स्क्वायर। बस एक छोटा मोटा कैलकुलेशन यहाँ पे हमें करना है। ये कट गया 5, पूरी इक्वेशन को भी 5 से आप डिवाइड कर दें। सो आई होप आप समझ पाएंगे। ये हो जाएगा -12 इज इक्वल टू 8t माइनस टी का स्क्वायर। therefore this equation will turn out to be t square is t square -8t -12 is equal to 0. Am I correct with this calculation? यस सर। अब देखने पे हमें पता चलता है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो ऑब्वियस बात है, इसके जो कांस्टेंट्स हैं हम वो लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -8 एंड c इज इक्वल टू -12। अब हम टाइम का कैलकुलेशन अगर करेंगे तो आप जानते हैं कि ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो वी में कंटिन्यू -b, -8 है तो -b माइनस माइनस प्लस हो गया 8 अंडर रूट में b का स्क्वायर विल टेक अ वैल्यू ऑफ 64 माइनस प्लस, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये हो जाता है 36। नो नो नॉट 36, 48। करेक्ट कर रहा हूं मैं। 4 84 आना सर। 4 a is 1 and c is -12। तो 12 इंटू 4 करना है बस, और क्या। माइनस माइनस कैंसिल होकर के, मतलब एडजस्ट होकर के प्लस हो गया। करेक्ट है। डिवाइडेड बाय 2a, तो डिवाइडेड बाय 2। नाउ ऐड दैट ब्रैकेट स्क्वायर क्वांटिटी, स्क्वायर रूट की क्वांटिटी को ऐड करो, कितना हो गया 112। सही है। यस सर। 112 एंड देन डिवाइडेड बाय 2। नाउ 112 का रफली अगर हम एक रूट एस्टिमेट करें, so it can be 10.5, it can be around 10.5, बिकॉज अगर यहाँ पे 100 होता तो 10 आ जाता, 121 होता तो 11 आ जाता, और ये 112 जो है ये 100 और 121 के तकरीबन बीच में है। तो मैं रफली एक एस्टिमेशन कर सकता हूँ कि इसका स्क्वायर रूट 10.5 हो सकता है, एंड देन डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, अब यहां आकर के हम बोलेंगे कि इसके दो अलग अलग रूट्स बन सकते हैं। जो पहली पॉसिबिलिटी होगी इसके रूट की वो होगी 8 प्लस 10.5 डिवाइडेड बाई 2, और जो दूसरी पॉसिबिलिटी होगी वो होगी 8 माइनस 10.5 डिवाइडेड बाई 2। ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी है ये रिजेक्ट की जाएगी। इसलिए रिजेक्ट की जाएगी क्योंकि इसका आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे -10.5, 10.5 ये बड़ा नंबर है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। मतलब हमें यहाँ पर आंसर पॉजिटिव ही लेना है। तो 10.5 प्लस 8 करेंगे तो 18.5, 18.5 डिवाइडेड बाई 2 करें आप, तो आप इसका फाइनल आंसर क्लेम कर सकते हैं 9.25 सेकेंड। तो हमें पता चला कि इस प्रोजेक्टाइल की जो पूरी जर्नी होगी राइट फ्रॉम बिगिनिंग टिल इट फॉल्स ऑन द ग्राउंड, वो पूरी की पूरी 9.25 मीटर पर सेकेंड, सॉरी सेकेंड्स, 9.25 सेकेंड्स, इतने टाइम में वो अपनी जर्नी को पूरा करेगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम में हमेशा हमें पहली चीज जो कैलकुलेट करनी है वो टाइम है, और टाइम के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया जाएगा और ऐसे आंसर्स इसके मिलेंगे। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि भाई इसका रेंज कितना है, व्हाट कुड बी द पॉसिबल रेंज। रेंज निकालने के लिए हम बड़ा ही आसान सा और सीधा सीधा अप्रोच लेंगे। जब तक ये प्रोजेक्टाइल फ्लाई करता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, ये जो प्रोसेस पूरा करता है अपना, इस पूरे प्रोसेस में क्या ये प्रोजेक्टाइल लगातार आगे ढकेला जा रहा है? यस यस। और उसको आगे ढकेलने का काम कौन कर रहा है? कॉस थीटा।
30 मीटर पर सेकंड वाली वेलोसिटी यहाँ पे इस प्रॉब्लम में, तो ये इसे लगातार कितनी देर तक आगे ढकेलेगा? पूरा कितने टाइम तक? 9.25 जब तक वो फ्लाई 9.25 करता है, जब तक उसकी फ्लाइट कंटिन्यू रहती है, जब तक उसकी जर्नी चालू रहती है, तब तक वो उसे आगे ढकेलेगा। और इसमें एक बात ऑब्जर्वेबल है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है बच्चों कि हम रेंज निकालने के लिए बिल्कुल स्पीड और टाइम वाले फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, दैट इज रेंज इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब करंट प्रॉब्लम में हम नोटिस करें तो स्पीड कितनी है 30 और पूरा फ्लाइट टाइम कितना है 9.25। ये मल्टीप्लीकेशन पूरा करें, आपको आपका रेंज का आंसर मिल गया। ठीक हो गई बात? यस। 277. Okay. So you are suggesting this to be 277 point. How much? 5. 5. And this will be in meter. So this way we try to answer the situations. अब इसमें और छोटे मोटे कुछ कैलकुलेशंस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि कितनी स्पीड से ये नीचे गिरेगा, एंगल ऑफ फॉल कितना होगा इसका, ये वो ऐसे कुछ पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करते करते समझाऊंगा। तो मैं बहुत स्लो लेवल पर ये सारी चीजें आपको समझा रहा था, ताकि हर एक बात आपके दिमाग में अच्छे से बैठे कि हमने कैसे किया। अब मैं थोड़ा सा फास्ट हूंगा, एंड लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। A projectile is fired as shown. Find the horizontal range and final speed. दो चीजें हमें यहां निकालनी है, हॉरिजॉन्टल रेंज भी निकालनी है और फाइनल स्पीड भी निकालना है। तो ये पहला इसका सिचुएशन है, पहली डायग्राम है। तो ये प्रोजेक्टाइल ऐसे 45 डिग्री से फायर किया गया है, जो स्पीड से वो फायर किया गया है वो 10√2 मीटर पर सेकंड है। तो सबसे पहले बच्चों इसके दो कंपोनेंट बना लेते हैं, एक इधर और एक ऐसा वर्टिकल। ठीक है ना, मैं यहीं बना देता हूं। क्या ये दोनों कंपोनेंट 10 मीटर पर सेकंड हो जाएंगे? यस सर। Yes, sir. आई होप आप इस बात को बहुत जल्दी से समझ जाएंगे, क्योंकि जो मेन अपना वेलोसिटी का वेक्टर है वो 10√2 है। cos 45 हो जाएगा 1/√2, √2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे sin 45 आएगा, sin 45 भी 1/√2 होता है, तो फिर एक बार √2 कैंसिल हो जाएगा और हमें आंसर मिलेगा 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर एक बात और हमारे रिवीजन में आ जाती है कि जब 45 डिग्री पर हम वेक्टर को रिजॉल्व करते हैं तो उसके एक्स और वाई दोनों कंपोनेंट हमेशा सेम होते हैं, आइडेंटिकल, सॉरी मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं। Yes. करेक्ट है? तो ये Yes. बात हमेशा जहन में रखें, क्योंकि ये कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में हमें काम में आ सकती है। अब बच्चों निकालते हैं टाइम। हमेशा याद रखें पहली स्टेप में हमें टाइम निकालना है। तो बड़ी तेजी से अगर मैंने लिखा तो क्या मैं ऐसे लिखूं, -15 इज इक्वल टू 10t माइनस हाफ इंटू 10t स्क्वायर। क्या कहते हो, सही लिखा मैंने? Yes. सोचें सोचें सोचें, मैं थोड़ा चाह रहा हूं कि आप यहाँ पे सोचें कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ। सो इट्स अ काइनेमेटिकल इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s यानी कि डिस्टेंस, तो यहाँ ओरिजिन माना जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ नीचे गिरने तक पूरा, ऐसे भले गिरे वो, लेकिन नीचे गिरने तक जो टोटल डिस्टेंस उसने ट्रैवल करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट उसने लेना है वर्टिकल लेवल पर, वो 15 है, और नीचे गिनेंगे हम -15। ठीक हो गया? अच्छा, यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, ये 10 से ये हो गया 5, पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड किया गया। अगर हम पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड करते हैं, सो दिस विल टर्न आउट टू बी -3 इज इक्वल टू जब तक 2t माइनस टी स्क्वायर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं t स्क्वायर -2t माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान सी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनते नजर आई। ठीक है, अब इसको चाहे तो हम पूरे फॉर्मूले से सॉल्व करें या ऐसे ही जनरल लेवल पर सॉल्व कर दें। कैसे करेंगे, चलिए पूरे फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। तो टाइम इज इक्वल टू, अगर मैं क्विकली अपना काम रखना शुरू करूं, बात रखना शुरू करूं, तो ऐसे हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट में b का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस 4ac, तो ऐड करने पर ही हो जाएगा 12। देखिए सोचें, सही किया, डिवाइडेड बाई 2। b प्लस माइनस b स्क्वायर, b इज -2 माइनस 4ac
A1 है, C-3 है, 4AC, देखो ये अप्लाई किया, ठीक होगी बात? यस थोड़ा तेजी से करने आना चाहिए हमको, इसलिए मैं इंटेंशनली ऐसा कर रहा हूं। मैं और टाइम खराब करके सारी चीजें स्लो स्लो लिख सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप सोचें यहाँ पे। अच्छा, एडिशन पूरी कर लें आप, एडिशन पूरी कर लें तो ये क्या हो गया, 2 प्लस माइनस 16, 16 रूट से बाहर आ गया 4 डिवाइडेड बाई 2। आपको दो ऑप्शंस मिल सकते हैं टाइम के। पहला ऑप्शन आपको मिलेगा 2 4 डिवाइडेड बाई 2 और दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा 2 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। सेकंड ऑप्शन पूरी तरीके से रिजेक्ट किया जाएगा, कैंसल आउट किया जाएगा, क्योंकि नेगेटिव आंसर एक्सपेक्टेड है। तो टाइम का आंसर हमने अगर ठीक से कैलकुलेट किया तो वो हो गया 3 सेकेंड। तो ये प्रोजेक्टाइल पूरा का पूरा 3 सेकेंड तक जो है वो फ्लाई करता रहा। अगर ये 3 सेकेंड तक फ्लाई करता है तो क्या इस दौरान ये आगे भी पुश किया जा रहा है? यस और उसे आगे कौन पुश कर रहा है? 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड वाली उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड। तो क्या हम रेंज को बिल्कुल आसानी से स्पीड और टाइम के फॉर्मूले से मेंशन करें? तो हम देखेंगे कि इसकी रेंज हो गई 10, टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 3, तो टोटल रेंज बच्चों हो गई इसकी 30 मीटर। तो टावर से 30 मीटर दूर जाकर के ये प्रोजेक्टाइल लैंड करेगा। अब इसमें एक और एडिशनल चीज भी पूछी गई है कि इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। हाँ, ये जरा काम का सवाल है। तो देखिए, फाइनल स्पीड निकालने के लिए इसकी जर्नी हम लोग ट्रेस करते हैं। तो ये हो सकता है ऐसे ऐसे आगे जाए और फिर फाइनली ऐसे कुछ नीचे गिर जाए यहाँ पे, ऐसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग। तो बच्चों, जब ये नीचे यहाँ पे गिर रहा होगा तो इसकी फाइनल स्पीड ऐसे डायरेक्शन में आ गई ये। अब इसके पास एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी होगा और एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा। मैं 100% श्योर हूं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10 ही है। क्यों, जरा सोचें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कहीं भी कोई भी चेंज नहीं आया, तो इट्स 10 का 10 जैसे का वैसा। अब हमारी गाड़ी अटक रही है कि ये वर्टिकल कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट कितना है इसका। तो वर्टिकल कंपोनेंट को फाइंड करने के लिए हम फिर एक बार एक काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे एंड वी विल बी जस्ट राइटिंग Vy इज इक्वल टू Uy प्लस A इंटू टी। जरा सोचें, Vy इज इक्वल टू Uy है बच्चों 10 माइनस 10 इंटू 3। आई होप आप समझ पा रहे हैं। ये जो Uy है ना, ये इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है, दैट इज 10 वर्टिकली अपवर्ड। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, तो वो तो 10 है, और वो भी नेगेटिव होता है, हम सब जानते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज गोइंग टू एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड्स। और टाइम ऑफ फ्लाइट जो पूरा है वो 3 सेकेंड्स है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा कि Vy का आंसर कितना आया, माइनस 20 मीटर पर सेकेंड। और माइनस का मतलब ये नीचे की तरफ है, ज्यादा इसमें कोई बॉदर करने की जरूरत नहीं है। अब हो सकता है कि ये जो यहां पे मैं बना रहा हूं ये फाइनल वेलोसिटी हो गई, इसकी फाइनल स्पीड हो गई। अब इन दोनों का पैरेललोग्राम पूरा करने पर मुझे फाइनल स्पीड मिल जाएगी v। तो बड़े ही जल्दी से अगर मैं v फाइंड आउट करता हूं तो क्या v मैं ऐसे लिखूंगा? सोचें बच्चों, यस सोचें। वेक्टर एडिशन, और ये तो दोनों आपस में 90 डिग्री पर है, तो आगे का कोई फॉर्मेट मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। समझ पा रहे हैं बेटा? यस यस सर तो हम देखेंगे कि 10 का स्क्वायर हमने किया तो वो 100 हो गया, 500 ये हो गया 400, ठीक है। सो ये हो गया रूट में 500। 500 के दोनों जीरो बाहर लाते हैं तो आंसर आएगा 10√5 मीटर पर सेकेंड। तो हमने थ्रो किया था 10√2 से, ये ऐसे, ये वाली स्पीड यहां लिखनी चाहिए मुझे एक्चुअली ये, लेकिन गिरा कितने से, 10√5 से, क्योंकि ऐसे थोड़ा ऊपर गया ना, फिर ऊपर जाके नीचे गिरा, इसलिए ऐसा स्पीड बढ़ गया उसका। समझ पाए बेटा? यस सर ओके, अब बिल्कुल इसी तरीके का एक प्रॉब्लम मैं और यहाँ पे ऐड कर रहा हूं, बिल्कुल इसी तरीके का, लेकिन थोड़ा सा उसमें वैरायटी, थोड़ी सी उसमें कंडीशन मैंने चेंज कर दी। ऊपर 45 से फेंकने की बजाय हमने इसे नीचे 45 से फेंका। तो प्रोसेस ऑफ वर्क जो है ना वो एग्जैक्टली वैसा ही होगा जब जो अभी तक हमने किया, टाइम निकाले, रेंज निकाले और आगे स्पीड निकाले।
बच्चों इसके कंपोनेंट अगर मैं निकालता हूं तो एक पॉसिबल कंपोनेंट इधर आएगा और दूसरा पॉसिबल कंपोनेंट यहाँ नीचे आएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये 10 होगा और ये भी 10 होगा। सही है? यस। करेक्ट है ना? अब स्टेप 1 में हम लोग निकालेंगे टाइम। बहुत ध्यान से देखें, मैं लिखते जा रहा हूं, आप सोचें मैं क्या लिख रहा हूं। सोचा आपने मैंने क्या लिखा? यस। वेरी गुड। अगर आपको समझ आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ये ओरिजिन यहां से मानेंगे, नीचे की तरफ गिना हुआ डिस्टेंस 40 मीटर इसलिए -40, इनिशियल वेलोसिटी भी नीचे की डायरेक्शन में है इसलिए -10, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में है इसलिए वो भी -10। सो कुछ बेसिक कैलकुलेशंस यहाँ पे करते हैं, जैसे ये काट दिया, ये काट दिया, ये हो गया 5। पूरी इक्वेशन को 5 से आपने डिवाइड कर दिया। जब आप ऐसा करोगे तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -2t माइनस टी का स्क्वायर। देयरफॉर हम लिख पाएंगे t का स्क्वायर प्लस 2t -8 इज इक्वल टू 0। बड़े ही जल्दी से अगर हम इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दें और उसका सॉल्यूशन लिखें तो क्या आंसर ऐसे आएगा, -b प्लस माइनस b का स्क्वायर 4 -4ac। आई होप आप सही जा रहे हैं, डिवाइडेड बाई 2। मैं ये इंटेंशनली ऐसे लिख रहा हूं, हालांकि मैं लिख करके थोड़ा वक्त यहाँ पे डाल सकता हूँ, खराब कर सकता हूँ, अभी भी मैं वक्त खराब ही कर रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इसको डायरेक्ट लिखना सीखें। ये आ गया बच्चों सबको समझ में? यस। यस। ओके। रूट के अंदर वाला टर्म कितना हो जाएगा? 36। रूट से बाहर आके 6 हो गया। 6। दो पॉसिबल वैल्यूज आएंगे, -2 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी पॉसिबल वैल्यू -2 -6 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी पॉसिबल वैल्यू पूरी तरीके से रिजेक्ट हो जाएगी बिकॉज वो नेगेटिव आंसर बनेगा। तो पहले केस में हम देखते हैं 2 सेकेंड। तो इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा बच्चों वो 2 सेकेंड होगा। बात क्लियर हो गई? यस। यस सर। अच्छा चलिए, भले ये 2 सेकेंड पे ऐसे ऐसे गिर रहा है, लाइक दिस, ऐसे ऐसे नीचे जाके गिर रहा है, तो ये आगे कितना गया? कुछ ना कुछ ऐसा कंपोनेंट होगा जो इसको आगे ढकेल रहा है, वो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसी से रेंज बनेगी। सो इन अ वेरी क्विक वे अगर मैं रेंज लिखता हूं, स्पीड इनटू टाइम। यस, यहां पर हमें कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं होगी बिकॉज हॉरिजॉन्टली फिलहाल कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो स्पीड एट 10, टाइम एट 2 सेकेंड, तो आंसर आ गया 20 मीटर। तो ये प्रोजेक्टाइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन के हिसाब से 20 मीटर दूर हॉरिजॉन्टली जाके गिर जाएगा नीचे। अब फर्दर मोर हमको ये भी निकालना है कि जब ये गिर रहा होगा तो इसकी स्पीड यहाँ पे कितनी है। ठीक है, तो बच्चों इस जगह पर अगर मैं स्पीड का एस्टिमेशन करता हूं तो ऑब्वियस बात है, अगर ये ऐसे कुछ गिर रहा है मान लो, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो उतनी ही होगी जितनी होनी चाहिए, लेकिन वर्टिकली कितने हमें नहीं पता ना, तो वर्टिकल वेलोसिटी सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। देखें कैसे निकालेंगे हम वर्टिकल वेलोसिटी। vy इज इक्वल टू uy प्लस ay इंटू टी। vy हमें फाइंड आउट करना है, uy अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो वो -10 है। सोचो बेटा -10 क्यों लिखा मैंने, क्योंकि ये वेलोसिटी वर्टिकली इनिशियली जो है वो डाउनवर्ड है। फिर आगे आएगा -10 इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया 2, तो हमें पता चलता है कि vy इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड, और ये माइनस का मतलब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब फाइनली आपको ये v निकालना है, तो अगर आप ये v निकालते हैं तो क्या आपने आंसर ऐसे लिखना है, 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर? क्या कहते हो बेटा? यस। 10 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। आई होप आप ये चीजें बड़े क्विकली समझ पा रहे हैं, वेक्टर कंडीशंस हैं ये। 10 का स्क्वायर तो 100 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 900 हो जाएगा, यानी कि हमें रूट में मिलेगा 1000। तो अगर ये 1000 मिल जाता है तो हम इसके लिए आंसर बनाएंगे 10√10 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनली जब ये नीचे गिरेगा तो 10√10 मीटर पर सेकेंड से ये नीचे फॉल डाउन करेगा। ओके है? यस सर। यस सर। अब इसमें मैं एक और कंडीशन जोड़ना चाहता हूं, एडिशनल क्वेश्चन को थोड़ा सा इस वे में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।
लेट्स से कि ये 40 मीटर हाइट है और ये प्रोजेक्टाइल है, बट इस बार हमने प्रोजेक्टाइल को बिल्कुल सीधा फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, बिल्कुल हॉरिजॉन्टली हमने थ्रो कर दिया, वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। अब हमें वही तीन चीजें निकालनी है कि इसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, रेंज क्या होगा, और जब ये नीचे गिरेगा तो फिर इसकी फाइनल स्पीड क्या होगी। आप ये कह सकते हो कि ये प्रोजेक्टाइल जो है इस तरीके की जर्नी को फॉलो करता हुआ आगे जाके नीचे गिर जाएगा, करेक्ट है। अब ये इस बात है जब ये ऐसे गिर रहा होगा तो इसकी फाइनल स्पीड भी होगी। अब भी अगर मैं बोलूं इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 की 10 ही है तो आपने कोई क्वेश्चन रेज नहीं करना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कभी कोई बदलाव नहीं होता। नहीं होगा। हाँ, हमें ये नहीं पता कि वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है, तो फिलहाल ऐसे मार्किंग करके यहाँ पे वी लिख देते हैं। प्रोसीजर ऑफ कैलकुलेशन बिल्कुल वही होगा, हमें पहले टाइम निकालना है, बाद में रेंज निकालना है, बाद में स्पीड निकालनी है। तो अगर टाइम निकालना चाहते हो तो ध्यान से देखें, क्या हम ऐसे लिखें, -40 इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ इंटू 10 टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। आप सोचे मैंने क्या लिखा, 5 सेकंड सोचें इस पे आप। काइनेमेटिकल इक्वेशन है s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो मैंने इनिशियल वेलोसिटी को 0 क्यों लिया? Because there is no initial speed, vertical velocity. यस, वेरी गुड, शाबाश। कई बच्चे यहाँ पर परेशान होते हैं, बोलते हैं सर आप 0 क्यों लिख रहे हैं, तो 10 है। बेटा ये जो 10 है ये तो हॉरिजॉन्टल है और हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वर्टिकल लेवल पर, तो वर्टिकल लेवल पर इनिशियली कोई स्पीड इसकी नहीं है, दैट्स व्हाई वी हैव टू पुट 0। गेटिंग इट? Yes, sir. ये कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया 5 से, ये माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे आंसर आया 8 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर, सॉरी टी का स्क्वायर। -8. देयरफॉर -8 नहीं आएगा, ये माइनस भी तो निकल जाएगा, ये वाला माइनस, और -8 आ ही नहीं सकता, टाइम है √8 2.8. सेकेंड। तो यस, आपने टाइम बता दिया 2.8 सेकेंड, करेक्ट है ना? Yes, sir. वो माइनस का टेंशन निकल गया आपका, ये जब ये 0 हट जाएगा तो ये टर्म भी निगेटिव है, ये टर्म भी निगेटिव है, तो माइनस तो वैसे भी ऑब्जर्व हो रहा है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, जब तक ये ऐसे नीचे गिरता जा रहा है तो एक कंपोनेंट है या एक वेलोसिटी है जो इसे आगे पुश कर रही है, वो कितनी है? 10 meter per 10 second. मीटर पर सेकंड। तो उसकी वजह से वो आगे जाएगा, तो रेंज क्या आएगी? 28. वेरी गुड, शाबाश, 28 मीटर। आई होप आप इसको जल्दी जल्दी समझ पा रहे हैं, बिकॉज मैं फॉर्मूले लिखना अवॉइड कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट नंबर्स के साथ खेल रहा हूं। अच्छा, अब तीसरी चीज हमें निकालनी है इसकी स्पीड। ना इफ यू रियली वांट टू गेट द आंसर फॉर स्पीड, तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि वी कितना है। तो मैं छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, वी इज इक्वल टू इनिशियल वाई कंपोनेंट का वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इन वाई एंड देन टाइम का स्क्वायर, सॉरी एटी, सॉरी फॉर दैट, एटी। सो वी वाई, यू वाई कितना लिखें? 0. 0, शाबाश। 10 बोलोगे तो फिर मार पड़ेगी। Minus. क्या माइनस? -20. -10। Acceleration. एक्सेलरेशन जो है ये -10, और टाइम आ गया अपना 2.8, करेक्ट हो गई बात? -28. तो वी वाई इज इक्वल टू -28। माइनस का सीधा मतलब है कि इट इज जस्ट गोइंग टू बी एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। अब हमें टोटल वेलोसिटी यानी कि आप कह लीजिए कि टोटल स्पीड इसका एस्टिमेट करना है फाइनली। तो ये हो गया v इज इक्वल टू अंडर रूट में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस वर्टिकल कंपोनेंट स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लें, आपको आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। कर पाएंगे ही? Yes, sir. तो इन सभी क्वेश्चंस से हमको कुछ बेसिक आइडियाज मिल रही हैं कि हम कैसे यहाँ पर सॉल्यूशन बना सकते। माइक ऑफ रखें प्लीज, माइक ऑफ रखें, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर ना करें प्लीज। और ऐसे एनवायरनमेंट में तो आप कैसे पढ़ाई करोगे फिर घर पे, फैमिलीज को भी समझना चाहिए। ओके,
Let's continue to the next question. Question number 5. Now a body is projected horizontally from top of a tower. देखें हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट किया गया है. नाउ दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 18 मीटर पर सेकेंड है. नाउ इट हिट्स द ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब वो ग्राउंड पे हिट कर रही है तो वो 45 डिग्री पे हिट कर रही है. व्हाट इज इट्स वर्टिकल कंपोनेंट? तो फिर इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड? लेट मी ड्रॉ द डायग्राम. हालांकि ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक फीलिंग आए समझाने के लिए ये सारी चीजें बना रहा हूं. तो ऐसा एक प्रोजेक्टाइल हमने हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था 18 मीटर पर सेकेंड से. अब ये प्रोजेक्टाइल आगे जाकर के ऐसे गिर जाता है. नाउ एज पर क्वेश्चन, जब ये ग्राउंड पर गिरता है, ग्राउंड पर ये हिट करता है, तो इसकी जो वेलोसिटी का वेक्टर है वो ग्राउंड के साथ 45 डिग्री बना रहा है, ये v. अब एक बात तो तय है बच्चों कि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा. नहीं होगा. हाँ, ये जरूर होगा कि यहाँ पर एक वर्टिकल कंपोनेंट डेवलप हो जाएगा. क्या आप बिना किसी एक्सेस कैलकुलेशन के मुझे ये बता सकते हो कि ये वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? 18 मीटर पर सेकेंड. शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, वेरी गुड. ये कैसे आपने कहा कि ये 18 मीटर पर सेकंड है? एंगल 45 है. एंगल 45 है, वेरी गुड. जब एंगल 45 होता है तो दोनों कंपोनेंट मैग्नीट्यूड में सेम होते हैं. ये बात हमें समझ आ जानी चाहिए. Yes. क्लियर हो गई बच्चों? Yes. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं. थोड़ा बहुत उसी अंदाज का है, लेकिन थोड़ी वैरायटी उसकी जो है अलग है. A projectile is thrown horizontally from top of the tower and strikes the ground after 3 seconds. तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट उसका जो है वो 3 सेकंड पे चलता रहा. एंड व्हाइल इट इज हिटिंग द ग्राउंड इट इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. तो अब यहाँ पे ये दो चीजें पूछ रहा है. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द स्पीड विथ विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड. इनिशियल स्पीड कितना है उसका ये निकाल. तो लेट्स से कि ये टावर है, ये ग्राउंड है, ये प्रोजेक्टाइल है. ये पता नहीं कुछ स्पीड से हमने यहाँ पे इसको थ्रो किया होगा. लेट्स से कि वो स्पीड u है, या आप मोर स्पेसिफिकली ux भी लिख सकते हो फॉर नो वरीज. अब ये आगे जाता है, प्रोजेक्टाइल कुछ ऐसे आगे जाता है, और फाइनली जब ये ग्राउंड पे लैंड करता है तो ये 45 डिग्री का एंगल बनाता है. ऐसा क्वेश्चन सजेस्ट कर रहा है. इट इज गोइंग टू मेक 45 डिग्री. ठीक है. नाउ वन थिंग इज वेरी श्योर कि 45 डिग्री रहने का ये मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी अगर v बनी होगी तो जारी बात है ये जो इनिशियल वेलोसिटी है इसमें कोई चेंज नहीं आया होगा. करेक्ट है? ये उतनी ही होगी जितनी ये स्टार्ट में थी. करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. हाँ, ये जरूर होगा कि इसका y कंपोनेंट कुछ ना कुछ डेवलप हुआ होगा. अब इस पूरी जर्नी के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो बताया गया हमको कितना? 3 सेकेंड. और हमें ये नहीं पता था कि इसकी हाइट कितनी है. इनफैक्ट हमें हाइट पता भी करना है, और साथ साथ इसने ये भी बोला है कि ये 45 डिग्री है जब ये लैंड करेगा. तो आओ सबसे पहले हाइट निकालते हैं. हाइट को आइडेंटिफाई करने के लिए मैं बस सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन को अप्लाई करूंगा. s ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम प्लस हाफ a ऑफ y इनटू जो भी टाइम ऑफ फ्लाइट है उसका स्क्वायर. आप अगर नोटिस करें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा माइनस एच इज इक्वल टू, आप नोटिस करें तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0 माइनस हाफ इंटू 10 इंटू ये 3 सेकंड का स्क्वायर. 9.8. हाँ, जी का वैल्यू 9.8 दिया, बट लेट्स कंटिन्यू विथ 10. चलें, कोई प्रॉब्लम नहीं. 10 से काम करते हैं, इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं. थोड़ा बहुत आंसर में फर्क पड़ेगा, बट वी यूजुअली डू इट बाय यूजिंग 10. या इवन आप 9.8 लेकर भी आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं, बट आई विल बी जस्ट टेकिंग 10. अच्छा, तो अब इसको सॉल्व करें. So this is minus h is equal to, this is minus, this will become 5, 9, 45. So हमें आंसर मिलता है 45 मीटर.
तो ये जो टावर की हाइट है ये 45 मीटर है, ये पता चल गया। दूसरा, अब हमें ये पता करना है कि इसकी टोटल स्पीड कितनी है विथ विच ये नीचे गिर रहा है, टोटल स्पीड। तो बच्चों हम ये देखेंगे, इनफैक्ट हमें ये भी पता करना है कि स्पीड विथ विच द बॉडी वाज प्रोजेक्टेड। हाँ, प्रोजेक्शन की स्पीड निकालनी है। तो प्रोजेक्शन की स्पीड निकालने से पहले मैं चाहता हूं कि हम पहले वी वाई निकाल लें। तो अगर हम वी वाई के पीछे पड़ जाते हैं, वी वाई निकालते हैं, तो हम लिखेंगे वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू करस्पॉन्डिंग टाइम। अब वी वाई निकालना है, यू वाई जीरो है, इनिशियल जीरो है, कोई वर्टिकल कंपोनेंट ना ऊपर ना नीचे, कुछ नहीं दिया हमको। करेक्ट हो रही है ना बात? माइनस 10 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट है 3, तो हमें फौरन ही पता चल जाता है कि वी वाई इज इक्वल टू -30 मीटर पर सेकेंड। एंड जस्ट रिपीट हियर दैट कि यहाँ माइनस का मतलब सिर्फ इतना सा है कि इसकी डायरेक्शन जो है ये डाउनवर्ड है। अच्छा, अब आप बताएं कि इसकी इनिशियल प्रोजेक्शन स्पीड कितनी थी? 30 मीटर पर सेकंड। 30 तो आंसर है यूएक्स। चूंकि यहाँ पर ये 45 डिग्री है, तो इसका सीधा मतलब है कि जितना भी यूएक्स होगा उतना ही वीवाई होगा, या जितना वीवाई है उतना ही यूएक्स है ना? तो हम लिख सकते हैं कि ux इज इक्वल टू वी वाई बिकॉज ऑफ 45 एंगल, एंड फाइनली वी मे क्लेम एन आंसर 30 मीटर पर सेकंड इन मैग्नीट्यूड। है ना मजेदार क्वेश्चन? यस, ओके। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हमें एनालिसिस करना होगा। ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है जेई में पूछा जा चुका है, थोड़ा सा एनालिसिस करना है बस, और कुछ नहीं। A ball rolls off top of the staircase with a horizontal velocity u मीटर पर सेकेंड। तो एक staircase है, स्टेयर्स लैडर होती है ना वैसी, बट नॉट अ स्ट्रेट लैडर, ऐसा staircase है पूरा। If the steps are h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, तो मैं जस्ट एक सिंबॉलिक staircase यहाँ पे बना देता हूँ। ये ऐसे सीढ़ियां लाइक दिस, और ये इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएंगी और आगे भी बढ़ेंगी लाइक दिस। अब कितनी स्टेप्स हैं हमें ये नहीं पता कि 3 स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, 5 स्टेप्स हैं, कुछ नहीं पता। तो इसके बिल्कुल टॉप से हमने एक बॉल को जो है ना ऐसे हॉरिजॉन्टली फेंक दिया, यू स्पीड से, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी टॉप से। अच्छा, स्टेयरकेस के डिस्क्रिप्शंस भी बड़े अच्छे हैं, देखें। इसकी जो हाइट है वो b है, और इसकी जो विड्थ है वो सॉरी इसकी जो हाइट है वो h है, सॉरी फॉर दैट। हाइट जो है वो h है, और इसकी जो विड्थ है वो b है, ऐसे। अब हमसे ये पूछा जा रहा है द बॉल जस्ट हिट्स द एज ऑफ nth स्टेप। n कोई भी एक नंबर हो सकता है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवेंथ, 10th, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये स्टेप ऐसी होगी ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, ऐसी कुछ भी हो सकती है। तो बॉल जो है ना ऐसे जाते 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 किसी n नंबर की स्टेप की एज को, उसके कोने को एकदम जाके हिट करता है, कॉर्नर पर, एज पर उसकी हिट करता है। तो अब हमसे पूछ रहा है n कितना है। तो लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द पॉसिबल पाथ ऑफ दिस बॉल। तो हो सकता है ये बॉल ऐसे ऐसे जाते 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 यहां जाके हिट करे। इसका पाथ समझ आया आपको? यस सर। अब देखो, ये यहां से देखें तो पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, और ये ऐसे तीसरी स्टेप हो गई फॉर एग्जाम्पल। तो आप बच्चों नोटिस करो कि अगर मैं इन 3 स्टेप्स का रेफरेंस लेता हूं, सिर्फ 3 स्टेप्स का, ठीक है, तो मैं कितनी बार h नीचे उतरा? 3 बार। 3 times। और मैं कितनी बार b आगे गया? 3 3 टाइम्स। अगर ये स्टेप्स 5 होती, 5, तो मैं कितने h नीचे उतरता 5 और कितने b आगे जाता? 5। तो जरा सोचें कि अगर ये स्टेप्स n हैं, हाँ, तो वर्टिकल 10h डिस्टेंस कितना होता?
और n स्टेप ये हो जाता NH, That is और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होता? NB. वेरी गुड, ये हो जाता NB। ये एस्पेक्ट आप सभी को क्लियर हुआ? NH और NB वाला मामला सबको समझ आया? yes. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों हम सबसे पहले ना इसमें टाइम निकालेंगे कि हमको कितना टाइम लगेगा वर्टिकली इतना नीचे आने के लिए, NH इतना नीचे आने के लिए। तो इसके लिए बस काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करें, S ऑफ y वर्टिकल लेवल पर u ऑफ y इंटू करस्पॉन्डिंग टाइम प्लस हाफ a ऑफ y इंटू करस्पॉन्डिंग टाइम का स्क्वायर। आप नोटिस करें वर्टिकल डिस्टेंस को मैं लिखूंगा n ऑफ h, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी मैं लिखूंगा 0, माइनस लगा दूंगा हाफ, या माइनस न लगाते हुए सिर्फ g मेंशन करते हैं तो g का वैल्यू प्लस, जब पुटअप करेंगे तब माइनस लगाएंगे, हमको तो यहाँ वैल्यू नहीं पुटअप करना है, बस g सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो ये हो गया g इंटू ये हो गया t का स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों बात? Yes, Yes. Yes, sir. अब हम इसे थोड़ा बहुत अगर सॉल्व करें तो हमें आंसर मिलेगा n ऑफ h इज इक्वल टू हाफ gt का स्क्वायर। करेक्ट हो गई बात? Yes, sir. देयरफॉर t स्क्वायर इज इक्वल टू, टाइम का स्क्वायर करके अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया 2n h डिवाइडेड बाय g। इतनी देर लगेगी बॉल को बिल्कुल टॉप ऑफ द स्टेयरकेस से रोल करके ऐसे फ्लाइट लेते हुए n नंबर की स्टेप के एज पे जाके टकराए। ठीक, अब हमको किसी तरीके से n निकालना है। वी आर मोर इंटरेस्टेड टू गेट एन आंसर फॉर n। n का आंसर हमें निकालना है, तो हम इसके लिए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से भी थोड़ा बहुत हेल्प लेते हैं। अब हॉरिजॉन्टल लेवल पर जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना बच्चों, तो हम बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, बिल्कुल सीधा साधा फॉर्मूला। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई एक्सेलरेशन एक्ट नहीं होता है, जो भी एक्सेलरेशन एक्ट होगा वो वर्टिकल लेवल पर होगा, हॉरिजॉन्टल तो बिल्कुल अनएक्सेलरेटेड यूनिफॉर्म मोशन की तरह देखा जाएगा। तो ये हॉरिजॉन्टली कितना डिस्टेंस आगे आया जब ये n नंबर की स्टेप की एज पर गिरा? NB. NB। बहुत अच्छे बेटा, शाबाश। कितनी स्पीड से इसने शुरू किया था? U. और करस्पॉन्डिंग टाइम तो t होगा। तो यहां से निकालने पर मुझे मिल रहा है t इज इक्वल टू NB डिवाइडेड बाई u। NB डिवाइडेड बाई u। तो एक काम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो t का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे मिलेगा मुझे बच्चों n का स्क्वायर, b का स्क्वायर एंड देन u का स्क्वायर। अब एक टाइम फैक्टर का स्क्वायर मैं वर्टिकल लेवल पर कंपैरिजन करके निकालता हूं और दूसरा मैं हॉरिजॉन्टल लेवल पे कंपेयर करके निकालता हूं। टाइम तो टाइम है, चाहे मैं वर्टिकल लेवल पे कैलकुलेट करूं हॉरिजॉन्टल लेवल पे कैलकुलेट करूं, तो दोनों टाइम तो सेम होने चाहिए। आया ना? yes, Yes. इनफैक्ट हमने यहाँ भी टी स्क्वायर निकाला, यहाँ भी टी स्क्वायर निकाला। तो आप लॉजिकली सोचें, अगर इस इक्वेशन को मैं 1 कॉल करता हूँ और इस इक्वेशन को 2 कॉल करता हूँ, तो अगली स्टेप मुझे क्या लेनी चाहिए? First equation will be equals to यस, second. दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दें क्योंकि बोथ ऑफ द इक्वेशंस आर टॉकिंग अबाउट द सेम टाइम। So let me write this equation like this. n square b square divided by u square is equal to, दूसरी तरफ है 2nh divided by g। जो जो चीजें कैंसिल कर सकते हो काट सकते हो काटो, जैसे यहां से n की पावर, यहां से एक n, बस इतना ही काट सकते हो और कुछ नहीं। तो फाइनल फॉर्मूला n का क्या बना? 2 u square h डिवाइडेड बाय g b स्क्वायर। ये हमने स्टेप का नंबर ढूंढ लिया जिसकी एज पर वो जाके गिरेगा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखें तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? सी ऑप्शन मैच कर रहा है। सो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी क्वेश्चन को यूज करते हुए, इसी क्वेश्चन को हैंडल करते हुए एक और क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था, बट इट वाज इन द फॉर्म ऑफ अ न्यूमेरिकल की तरीके से था वो।
देखिए अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दें। A staircase contains 3 steps। तो यहाँ पे तो बाकायदा स्टेप्स का नंबर हमको साफ साफ बता दिया। ये पहली स्टेप, ये दूसरी स्टेप, ठीक है ना, फर्स्ट सेकंड, और यहां तक जाते हैं तो थर्ड। चलो थर्ड हो गई वैसे देखा जाए तो, ठीक है। दिस विल बी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 स्टेप हो गए। ओके विद दिस? Yes, sir. हर एक स्टेप जो है वो 10 सेंटीमीटर हाई है एंड 20 सेंटीमीटर वाइड है। सो यू मे जस्ट से कि ये 10, ये भी 10, ये भी 10, और इसकी जो विड्थ है ये 20, ये 20, और आगे जाते हैं तो ये भी 20, लाइक दिस। ऐसे अगर मैं और आगे थर्ड स्टेप पर पहली, दूसरी, तीसरी और आगे तक कंटिन्यू करता हूं तो ऐसे। अब एक बॉल है जिसको हमने बिल्कुल ऊपर से, ये यहां से ऐसे यू इतनी स्पीड से थ्रो किया, फॉर एग्जांपल अपर मोस्ट प्लेन, सो दैट इट हिट्स डायरेक्टली द लोवेस्ट प्लेन। ये जाके लोवेस्ट प्लेन पे गिरती है। अब आप जरा समझें कि लोवेस्ट प्लेन पे गिरने का क्या मतलब है। लोवेस्ट प्लेन पे गिरने का मतलब है कि ये बॉल, ध्यान से देखें, यहां से आके ये एज पे टकराएगा, यानी कि इस बॉल को इस वाली एज पे टकराना पड़ेगा, तभी वो जाके यहां नीचे गिरेगा। अगर वो थोड़ा और आगे जाता है तो इधर का भी डिस्टेंस एक्स्ट्रा काउंट करना पड़ेगा, वो नहीं करना हमको काउंट, ठीक है। बराबर ये वाली एज पे टकराएगा तब जाके नीचे गिरा, सही है। और यही हमारा लोवेस्ट प्लेन है, थर्ड स्टेप का लोवेस्ट प्लेन यही है। देखो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे हिसाब से ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, थर्ड का लोवेस्ट प्लेन यही है। लेकिन ऐसे आगे नहीं जाएगा, बिल्कुल एज पे टकरा के नीचे गिरेगा। क्लियर हो रही है बेटा बात? Yes, sir. Yes, sir. अब देखें कि इस पूरे प्रोसेस में हम वर्टिकली कितना नीचे आए। 30. नहीं, 20। इधर टकराना है, इधर इधर टकराना है, इधर टकराना है। ये लास्ट का 10 कोई मतलब का नहीं है, यहां पे कोलिजन करना है। यहां से निकले एग्जैक्टली यहां पे कोलिजन करके फिर बाद में नीचे गिरना है, दैट्स द अनदर पॉइंट। लेकिन टकराना यहां पे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा भी इससे आगे जाऊंगा ना तो ये आगे गिरूंगा। वैसे नहीं सोचना है इस प्रॉब्लम में, खास करके वैसे नहीं सोचना है इस प्रॉब्लम में। ऐसे सोचना है कि अपर मोस्ट प्लेन से हमने इसको छोड़ा, डायरेक्टली लोवेस्ट प्लेन पर जा रहा है, डायरेक्टली लोवेस्ट प्लेन पर इधर ही जा रहा है ऐसे। तो इसकी एक्सपेक्टेड कोलिजन कहां होने वाली है, इधर था, इधर। तो पहले 10 नीचे आया, फिर 10 नीचे आया, तो टोटल वर्टिकली कितना नीचे आया? 20. 20। अच्छा हॉरिजॉन्टली कितना आगे आया? 40. 40। तो इसका सीधा सा मतलब है कि 2 टाइम्स ऑफ 10 नीचे और 2 टाइम्स ऑफ 20 आगे, समझे? Yes. 2 टाइम्स ऑफ 10 नीचे और 2 टाइम्स ऑफ 20 आगे, मतलब बेसिकली स्टेप है 3 लेकिन यूज 2 ही कर रहे हैं हम लोग, है कि नहीं? दूसरी स्टेप की एज पर गिर रहे हैं हम। देखो ये यहां से हम पहली स्टेप लिए, ये दूसरी स्टेप की एज पर गिर रहे हैं, करेक्ट है। टोटल स्टेप तो 3 है और नीचे जा सकते हैं, लेकिन हम जहां बॉल को कोलाइड कराने वाले हैं, जहां हम बॉल को हिट कराने वाले हैं, जहां बॉल जाके टकराएगा, वो दूसरी स्टेप की एज है। समझ आ रही है बच्चों बात? Yes, sir. Yes, sir. तो क्या हम ऐसे लिख लें कि इस प्रॉब्लम में n इज इक्वल टू 2 2. है स्टेप 3, लेकिन हम हिट कहां करेंगे ये देखें आप, हिट कहां करेंगे हम? Second. सेकंड स्टेप की एज पर, तभी तो फिर बाद में सीधा नीचे गिर पाएंगे। तो जो वो मिनिमम सिचुएशन की बात कर रहे हैं ना, व्हाट शुड बी द मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, तो हमको और ज्यादा आगे नहीं जाना। अगर मैं थोड़ा भी और ज्यादा वेलोसिटी दे दूंगा तो ये और आगे भी जाएगा, आगे नहीं जाना हमको, कम से कम का मामला करना है हमको। तो n2 हो गया। अब पिछला प्रॉब्लम याद करो, हमने एक इक्वेशन बनाई थी, n इज इक्वल टू, बोलो क्या थी? 2 Square h by u g. स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय G. g इंटू GB बी। square. बी भी रहा होगा देखो,
का स्क्वायर है ना। लेट मी जस्ट कंफर्म, ये 2h u² g b स्क्वायर, सॉरी फॉर दैट, b स्क्वायर, खाली b नहीं है, b स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम को अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ h का वैल्यू कितना है? 20 20 10। कहां से 20 भाई? 10 हाइट, सिंगल स्टेप की हाइट। 10. हाँ, Yes. 20 को तुम दोनों मिला के बोल रहे हो, वैसा नहीं, सिंगल स्टेप की हाइट और सिंगल स्टेप की विड्थ 20 20. 20. 20। क्योंकि ये h और b जो है, जब हमने पिछला न्यूमेरिकल सॉल्व किया था तो वो सिंगल स्टेप के लिए था। अब ये सब कुछ इस न्यूमेरिकल के अंदर, ये फॉर्मूले के अंदर रख दो, तो ये n2 हो गया, यहां से ये 2, स्पीड हमको निकालना है, h है अपना 10 इंटू 10⁻⁻²। क्यों -2 आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो सेंटीमीटर का मीटर में कन्वर्ट करना है। g 10 है, b है 20 इंटू 10⁻⁻² का हमको करना है स्क्वायर। अब जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर लें आप, जैसे कि ये 10 और ये 10 आपने काट दिया, ये 2 और ये 2 भी आपने काट दिया, तो इस तरफ बचा 1, यहाँ आया u का स्क्वायर, ये हो गया 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय, दिस विल बी 400, 20 का स्क्वायर, 10⁻⁻² का स्क्वायर हो गया -4। तो फाइनली अगर हम u के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं, सॉरी u स्क्वायर के लिए, तो हम लिख पाएंगे 400 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 10⁻⁻2। सॉल्व करने पे हमको मिलेगा 4, यानी कि u का आंसर आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये रहा अपना आंसर। अब इसमें कंफ्यूजन वाली बात एक ही है कि स्टेप 3 रहने के बाद भी तुमने यहाँ पे n को 2 क्यों लिया। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि हमें मिनिमम वेलोसिटी से थ्रो करना है, ताकि ये लोवेस्ट स्टेप यानी कि तीसरी स्टेप के प्लेन पे जाके टकराए। तो मिनिमम वेलोसिटी का मतलब ही ये है कि ये जस्ट इस एज पे टच करके नीचे गिर जाए। थोड़ा भी और मैं वेलोसिटी को ज्यादा करता हूं तो ये ऐसे आगे जाएगा और हमें उसे आगे नहीं भेजना है, मिनिमम से बात करनी है। तो यहाँ पे ये जस्ट एज को जस्ट छू के ग्रेज करके फिर नीचे गिर जाए, ये सिचुएशन है। मतलब है 3 स्टेप, लेकिन फॉर्मूले के लिए यूज करेंगे 2। क्लियर हो गई बात? yes Yes. yes sir माइक ऑफ रखें प्लीज, माइक का ध्यान दें। आइए एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जो काफी इंटरेस्टिंग है, और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन होगा, और इस पर मैं और कुछ क्वेश्चंस लूंगा अगली क्लास में। अब जरा इसे देखें। अब इस क्वेश्चन के लिए खास मैं कुछ एनिमेशंस भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। दिस इज रियली गुड क्वेश्चन टू आंसर। एक एरोप्लेन है जो फ्लाई कर रहा है कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो 600 किलोमीटर पर आवर है, at an elevation of 6 kilometer towards the point directly above the target on the earth's surface. At an appropriate time the pilot releases a ball. अब ये बॉल हो सकता है या फूड का पैकेट हो सकता है, एरोप्लेन से हमने रिलीफ के नाम पर किसी अफेक्टेड एरिया में छोड़ दिया, तो एक फूड पैकेट हमने छोड़ दिया, या कुछ केसेस में बॉम्ब हो सकता है, कुछ भी, ठीक है। तो मैं बॉम्ब बोलना तो अवॉइड करता हूँ, फूड पैकेट ही मान लेते हैं। वो इट स्ट्राइक्स द टारगेट, जहां उसको भेजना था बराबर वहीं जाके वो गिरा। तो हमें ये अपीयर कैसे होगा? अब इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए मैं चाहता हूं आप इस एनिमेशन को देखें और टेक 10 सेकेंड्स टू फील द सिचुएशन। ये अपना टारगेट पॉइंट है, ठीक है। ये ना अपना टारगेट पॉइंट है, टारगेट पॉइंट से पहले ही छोड़ दिया हमने उसको, तो वो बराबर टारगेट पॉइंट पे गिरा। ये पायलट की नजर से देख रहे हैं हम पैकेट को। तो कोई ऑब्जर्वर अगर ग्राउंड से देखेगा ना उसको, तो ये पैराबोलिक पाथ दिखेगा। यस लेकिन पायलट की नजर से देखेंगे तो ऐसा लगेगा बिल्कुल सीधे नीचे जाके गिरा। देखो पायलट की नजर से सोचो, ग्राउंड से कैसे पाथ में नजर आएगा? पैराबोलिक Parabol. पैराबोलिक पाथ।
तो फिर मुझे आप ये बताओ, पायलट की नजर से, पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो ऐसा सीधा क्यों दिख रहा है? सर वो रिलेटिव वेलोसिटी। हाँ शाबाश। और किसी के पास कोई एक्सप्लेनेशन है? पायलट को वो सीधा क्यों दिख रहा है? ग्राउंड से तो पैराबोलिक दिख रहा है, ठीक है चलो। प्लेन की वेलोसिटी ऑब्जेक्ट को मिल रही। हाँ, पैकेट जो छोड़ा गया ना, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और प्लेन की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम ही है ना। ये पैकेट किसका हिस्सा था? छूटने से पहले किसके साथ था पैकेट? प्लेन। प्लेन के साथ। तो क्या जितनी स्पीड प्लेन की थी हॉरिजॉन्टली, उतनी ही उस पैकेट की भी थी? यस यस अब पैकेट छूट गया तो पैकेट नीचे गिर रहा है, इसलिए उसकी वर्टिकल वेलोसिटी डेवलप होगी, लेकिन हॉरिजॉन्टल जितनी थी वो तो उतनी ही रहेगी ना। यस और पायलट की भी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा उतनी ही है, तो पैकेट पायलट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा उसको सीधा नीचे दिखेगा, क्योंकि पैकेट जितना आगे गया। देखो अब तुम क्या करो, ऑब्जर्व करो जरा यहाँ पे। हाँ, सेकंड सिचुएशन आने दो, ऑब्जर्व करो। देखो पैकेट जितना आगे जाता है, प्लेन भी उतना ही आगे जाता है। ये देखो ये देखो ये देखो, पैकेट हमेशा पायलट के नीचे ही रहता है। यस हाँ, तो अब जरा सोच समझ के बताओ, ग्राउंड से अगर कोई बंदा देख रहा है तो उसको ये पैकेट कैसे पाथ में गिरता हुआ नजर आएगा? पैराबोलिक पैराबोलिक। और पायलट अगर इस पैकेट को देख रहा है नीचे से झांक के, तो उसे वो कैसा नजर आएगा? वर्टिकली डाउनवर्ड। वर्टिकली स्ट्रेट गिरता हुआ नजर आएगा उसको। आई होप आप इस चीज को रियलाइज कर पा रहे हैं। यस हाँ, तो अब यहाँ ऑप्शंस देखें आप, कौन सा ऑप्शन टिक करूं बताएं जल्दी से, खत्म करते हैं आज का लेक्चर फिर। The ball will appear to be flying. Option A. ऑप्शन बी On a parabolic path as seen by the pilot. Wrong. ऑप्शन सी। Vertically along a straight path as seen by observer on the ground. Ground से खड़े आदमी को straight नहीं दिखेगा, समझा तो रहा हूं। क्या आएगा बोले जरा इसमें से? सी। ऑप्शन सी सी आएगा। It will be option C. अगर मैं ऑप्शन ए और बी को करेक्ट करना चाहता हूं तो कैसे करेक्ट करूंगा? as seen by an observer of the aeroplane. पैराबोलिक पाथ एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। और अगर बी को करेक्ट करना चाहता हूं तो vertically along a straight plane as seen by an pilot. पायलट देखेगा तो वर्टिकली स्ट्रेट दिखेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ कोई थर्ड पर्सन देखेगा उसको तो उसको पैराबोलिक पाथ देखेगा। इस चीज को भूलना नहीं है आपने, दिमाग में अच्छे से बिठाना। इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस भी हैं बच्चों, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द कमिंग क्लास। रुक जाते हैं फिर यहाँ पे।